नमस्कार भाइयों और बहनों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। हमने जो ये सीरीज स्टार्ट किया है जियोग्राफी से संबंधित है, जो जियोग्राफी के परीक्षा रजिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उनको टॉपिक वाइज मॉडल पेपर बनाकर ला रहे हैं। आपको जो परीक्षा रजिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आते हैं वही क्वेश्चन हमने उठाया है। तो ये क्लास ये बहुत ही उपयोगी रहने वाली क्लास के अंत तक बने रहना, जैसे आपके नॉलेज में बहुत ही अच्छी तरीके से वृद्धि होगी। तो आज 5 क्लास के पीछे हमने कंप्लीट करवा दी है। 6 नंबर की क्लास है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जिसे भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित जो टॉप प्रश्न है वो हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टाने को कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टाने उसे क्या कहते हैं? ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटोनिक चट्टाने कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो नदी कौन सी है? भ्रंश घाटी से बहती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, राइन नदी है, ये भ्रंश घाटी से बहती है। अगला क्वेश्चन है, समप्राय मैदान संबंधित है, समप्राय मैदान किससे संबंधित है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मेग्मा भंडारों के जमे हुए भाग से बनने वाली स्थलाकृति है। तो मेग्मा भंडारों के जमे हुए भाग से बनने वाली स्थलाकृति है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बेंथोलिथ। मेग्मा भंडारों के जमे हुए भाग से बनने वाली स्थलाकृति है वो कौन सी है? बेंथोलिथ है। अगला क्वेश्चन है, सोना युक्त शिराएं निम्न में से जहाँ पाई जाती है वह है, तो वह कौन सा है? तो ब्राजील है, जिसमें सोना युक्त शिराएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतर जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पटल विरूपण। ये क्या है? भू आकृतिक प्रक्रिया है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं नहीं है? तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं बहिर्जनिक नहीं है, तो वह कौन सी है? ज्वालामुखीयता। ये क्या? बहिर्जनिक नहीं है, ये क्या है? अंतर्जनिक प्रक्रियाएं हैं। ये वृद्ध शरण अपर्दन और अपचयन, ये क्या है? बहिर्जनिक भू प्रक्रियाएं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ढाल का प्रकार है। तो ढाल का प्रकार कौन सा है? तो मंद ढाल, उत्तल ढाल और अवतल ढाल, ये सभी क्या ढाल के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतिक निर्माण की रीति के आधार पर दूसरों से भिन्न है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, एस्कारपमेंट। ये क्या है? भू आकृतिक निर्माण की रीति से आधारित दूसरों से भिन्न है ये। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंतर्जाल बलों का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पृथ्वी के अंतर्जाल बलों में से का स्रोत कौन सा है? तो इसमें बी राइट आंसर है, भूकंपीय तरंग है। ये क्या है? पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, इन शेल वर्ग सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इन शेल वर्ग सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुन्ना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, गार्डन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, हो एवं डाना ने प्रतिपादित की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। यानी एक बल दिया हुआ है और स्रोत दिए हुए हैं, तो इनको क्या करना है? आपस में सही सुमेलित करना है। तो सही किस प्रकार सुमेलित होंगे? तो अन्योन्य क्रिया है, तो ये किसके द्वारा होती है? तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होती है। जवारी है, ये किसके द्वारा? पृथ्वी के घनत्व के कारण होती है। घर्षण है, ये स्थलाकृति भिन्नता के कारण होता है। प्रतिरोधक है, ये स्थितिक अवस्था के कारण होता है। तो इसमें 4 1 2 3 यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन एंड्रियन भ्रंश किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ट्रांसफॉर्म भ्रंश का उदाहरण है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन एंड्रियस भ्रंश निम्नलिखित में से किसका घोतक है? तो ये किसका घोतक है? पट्टिका जिसमें प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन, इसका ये घोतक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय परत पद संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो परिहिमनदीय प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृद्ध संचलन के अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, अपसरण है। ये क्या है? वृद्ध संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान क्या कहलाता है? जो सामान्य भ्रंश होता है उसमें क्षैतिज विस्थापन का मान क्या कहलाता है? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, पार्श्वक्षेप या हीव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भू आकृतिक नदी के पुनर्यौवन का परिणाम नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो गोखुर झील है, ये पुनर्यौवन का परिणाम नहीं है। तो भू आकृतिक नदी के पुनर्यौवन परिणाम कौन कौन से है? तो ये
अनकर्तित विसर्प, निक पॉइंट और नदी वेदिकाएं ये किसके परिणाम है? तो ये भू आकृतिक नदी पुनर्यौवन के परिणाम है। अगला क्वेश्चन है सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी या क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। जलप्रपात, नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं और गोखुरे झील है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन है? तो इनमें से ब्लॉक माउंटेन कौन से है? हॉर्ज पर्वत और वास्की पर्वत, ये क्या है? दो ब्लॉक माउंटेन है। ये 3 नंबर मेडागास्कर की पूरी उच्च भूमि, ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन नहीं है। अगला क्वेश्चन है जब नदी सूक्ष्म अवसादों से अति भारित हो एवं नदी जल समुद्र से हल्का हो तब किस प्रकार का डेल्टा बनता है? तो बी राइट आंसर हो, पक्षी पंजा डेल्टा बनता है, यानी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इधर ये पर्वतों के नाम दिए हुए और इधर इधर श्रेणियां दी हुई है, इधर पर्वतों के नाम दिए हुए, कौन सी श्रेणी किस पर्वत की है, तो इसको आपस में मिलाना है। तो हम देख लेते हैं आल्पस श्रेणी के कौन से पर्वत है? तो इसमें 3 नंबर वलित पर्वत है। ये किस प्रकार का पर्वत है? आल्पस, ये वलित पर्वत है, यानी पर्वत की किस प्रकार का पर्वत है, पर्वत के बारे में बताया गया। वो स्टेज किस प्रकार का पर्वत है? ये ब्रंशो या ब्लैक माउंटेन है। 3 नंबर है विंध्यन, ये विंध्यन किस प्रकार का, विंध्यन श्रेणी है, ये किस प्रकार की है? तो इसमें अवशिष्ट पर्वत है। ये विंध्यन कैसी है? अवशिष्ट पर्वत है। फैजियामा, तो फैजियामा किस प्रकार का है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसको क्या करना है? आपस में मिलाया, तो इसमें कौन सा सही हो जाए? 3, 1, 4, 2 बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव जातियों के विकास के संदर्भ में मेखला तथा सहस्त्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मानव जातियों के विकास के संदर्भ में मेखला एवं सहस्त्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जी टेलर ने किया था। जी का मतलब है ग्रिफिथ टेलर ने। अगला क्वेश्चन है पेन प्लेन शब्द का अर्थ है। तो पेन प्लेन शब्द का अर्थ क्या है? बी राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ग्रस्त मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान है ये। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट्टों से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 है, इनको आपस में मिलाना है। सूची 1 में क्या दिया? बालू के टिब्बों का आकार तथा संरेखण दिया हुआ है और सूची 2 में बालू के टिब्बों का विशिष्ट नाम दिया हुआ है। तो इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो इसको सम्मिलित करते हैं। अनुदैर्घ्य है, तो अनुदैर्घ्य किस प्रकार के है? शिव प्रकार के है। अनुप्रस्थ है, वो किस प्रकार के है? तो वो चापकार टिब्बा है। प्रवेलिक का, ये तटीय टिब्बा है और सम्मिश्र ये उत्क्रमी टिब्बा है। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, CDBA ए राइट आंसर हो जाएगा। सेन एंड्रियन ब्रंश है, तो सेन एंड्रियन ब्रंश किस प्रकार का है? जिसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, रूपांतरित ब्रंश है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सरिताहिमी निक्षेप है? तो सरिताहिमी निक्षेप कौन सा है? जिसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, केम वेदिका, ये किस प्रकार का सरिताहिमी निक्षेप है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या? कंदरा का निर्माण सिद्धांत दिया हुआ है और विद्वान दिए हुए हैं। तो किस विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ये आपस में मिलाना है इसको। तो द्वीप चक्कर सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो ये डेविस ने दिया था। भौम जल स्तर सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो ये सविंदर टोन ने दिया था। स्थैतिक जल क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो स्थैतिक जल क्षेत्र का सिद्धांत है ये गार्डनर ने दिया था। आक्रमण सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो ये मेरठ ने दिया था। इस प्रकार कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, DABC ये कथन सत्य हो जाएगा, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया था? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में बल दिया हुआ है, सूची 2 में स्रोत दिया है, इनको क्या करना है? आपस में मिलाना है। तो अनून्य क्रियाएं किसके द्वारा होती है? पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होती है। और ये ज्वारीय क्रियाएं ये किसके द्वारा होती है? तो ये ज्वारीय क्रियाएं ये पृथ्वी के घनत्व के कारण होती है। और घर्षण है वो किसके द्वारा होता है? स्थलाकृतिक भिन्नता के कारण होता है। प्रतिरोध है ये किसके कारण होता है? तो ये स्थैतिक अवस्था के कारण होता है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉर्न भूमि के जल द्वारा निर्मित आकृति है,
इन सेल वर्ग हिमानी द्वारा निर्मित आकृति है, प्याला पवन द्वारा निर्मित आकृति है। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सी केवल 1 और 2 सत्य है, यानी हॉर्न भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है, ये सत्य है। इस सेल वर्ग हिमानी द्वारा निर्मित आकृति है, ये 2 ही कथन सत्य है। इसमें तीन नंबर का कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अग्र देश पृष्ठ देश सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, वलित पर्वत से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन है, अप्रदन चक्र के अप्रदन चक्र में उत्पन्न बाधा कहलाती है, तो ये क्या कहलाता है? इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्युवन कहलाता है। यानी अप्रदन चक्र में जो बाधा आती है उसे पुनर्युवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्तिका से लेकर बोल्डर तक के शिलाखंडों के विषम रूपी मिश्रण को कहते हैं, तो इन विषम रूपी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाए, हिमनदी गोलासम या टील कहते हैं। इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो ये किस प्रकार सम्मिलित है वो देख लेते हैं हम। मोनेड डोक, तो ए में कौन सा सम्मिलित है? ए में 2 सम्मिलित है, मोनेड नोक। तो किसमें आसपास के मैदानों से विशिष्ट ऊंची उठी हुई अवशिष्ट धरातल को क्या कहते हैं? मोनेड नोक कहते हैं। पेडिनमेंट किसे कहते हैं? तो मरुस्थल में पर्वत श्रेणी या क्लिफ के चतुर्दिक चट्टानी धरातल को क्या कहते हैं? पेडिनमेंट कहते हैं। मेटर हॉर्न किसे कहते हैं? तो हिमानीकृत तिखी नुकीली पहाड़ी को क्या कहते हैं? मेटर हॉर्न कहते हैं। जिसमें क्या होती है, गुफा के अंदर ये पहाड़ी के घर्षण के कारण उन्हें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इन छेदों में जब हवा पार होती है या इन छेदों के माध्यम से हवा गुजरती है तो सीटी की आवाज़ आती है, फिर हॉर्न की आवाज़ आती है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? मेटर हॉर्न कहा जाता है। प्रतिसर्पण तल ये किसके द्वारा होती है? वर्गाकार मोड़ के भीतरी जलोढ़ का जमाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिसर्पण तल कहते हैं। तो इसमें 2, 3, 4, 1 सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधार तल की संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो आधार तल की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसमें ए राइट आंसर होगा, पावेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वलन की 2 भुजाओं के मध्य अधिक कोण हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डी राइट आंसर हो जाएगा, खुला वलन कहते हैं। यदि किसी वलन की 2 भुजाओं के मध्य अधिक कोण हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे खुला वलन कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ए राइट आंसर हो जाएगा, अपक्षय कहलाता है। लोहे में जंग लगना कहलाता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है, तो अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता कौन है? तो डी राइट आंसर है, ताप है, ये अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रियाओं का कारक नहीं है? तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं का कारक कौन सा नहीं है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप, ये भू आकृतिक प्रक्रियाओं का कारक नहीं है। बहता हुआ जल है, पवन है, हिमनद है, ये सभी क्या भू आकृतिक प्रक्रियाओं का कारक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखीयता, ये क्या अंतर्जलित बलों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है? तो पटल विरूपण से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, संतुलन है, ये पटल विरूपण से संबंधित नहीं है। पर्वत बल, ज्वालामुखीयता और प्लेट विवर्तनिक, ये क्या है? पटल विरूपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमित प्रक्रिया है? तो संतुलन अपर्दन, ये क्या है? अनुक्रमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य तप द्वारा भौतिक अपक्षयन से संबंधित नहीं है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनेशन, ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य तप द्वारा भौतिक अपक्षयन से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कार्बोनेशन। और संबंधित कौन सी है? तो पिंड विच्छेदन, अपसंकलन और कणिकमय विघटन, ये सभी क्या है? भौतिक अपक्षयन से संबंधित है। तो नहीं पूछा गया तो नहीं, तो कौन सी है? इसमें बी है, कार्बोनेशन, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। जलीयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? सी राइट आंसर हो जाएगा, चिक्का या कले मिट्टी को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, मलबा अवधान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, तीव्र प्रवाही व्रत संचलन के द्वारा सम्मिलित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, अपक्षयन के द्वारा होता है। मृदा में संयोजन के लिए कौन सी क्रिया शक्ति नहीं है? तो मृदा के संयोजन के लिए कौन सी क्रिया शक्ति नहीं है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, अपर्दन है, ये क्रिया शक्ति नहीं है। जल है, ऊर्जा और पवन है, ये क्या है? क्रिया शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण कारक है? तो मृदा निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जनक पदार्थ है, ये क्या है? महत्वपूर्ण कारक है। क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है?
क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है? क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर्जनिक बल है? तो अंतर्जनिक बल कौन सा? ए राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत निर्माणकारी बल है, ये क्या अंतर्जनिक बल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बल समतल स्थापक बल, स्थापक बल या तल संतुलन बल कहलाते हैं? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। बहिर्जनिक बल है, इसे समतल स्थापक बल या तल संतुलन बल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहिर्जनिक बल नहीं है? तो इनमें से बहिर्जनिक बल कौन सा नहीं? डी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखीता, ये क्या है? बहिर्जनिक बल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। तापमान एवं वर्षण। जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व कौन से नहीं है? तापमान और वर्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी कारक है? अपक्षय की प्रक्रिया में कौन सर्वाधिक प्रभावी कारक है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु है, ये क्या सर्वाधिक प्रभावी कारक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया नहीं है? तो इनमें से रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? तो इसमें डी हो जाएगा। हिमकरण एवं पिघलन, ये क्या रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया नहीं है। तो आज रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया कौन कौन सी हो जाती है? तो ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और जल योजन, ये क्या अपक्षय? रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, लवण अपक्षय निम्न में से अपक्षय के कौन से प्रकार में सम्मिलित है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक अपक्षय में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरदन के कारकों में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा अपरदन के कारकों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यताप, ये सूर्यताप है, वो सम्मिलित नहीं है। प्रवाही जल, पवन और हिमनद, ये क्या सभी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरदन का कार्य नहीं है? तो अपरदन का कार्य नहीं है, परिणाम है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। निक्षेपण है, ये अपरदन का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कारकों में से कौन सा जलवायु नियंत्रण कारक नहीं है? तो जलवायु नियंत्रण कारक कौन सा नहीं है? तो भूमिगत जल, ये क्या है? जलवायु नियंत्रण कारक नहीं है। तो जलवायु नियंत्रण कारक कौन कौन से हो जाते हैं? तो प्रवाही वायु और प्रवाही जल और हिमनद, ये सभी क्या है? जलवायु नियंत्रण के कारक है। अगला क्वेश्चन है, लोहायुक्त चट्टानों पर रासायनिक अपक्षयन के किस क्रम का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण का प्रभाव होता है। रासायनिक अपक्षयन अधिक प्रभावी होता है। तो रासायनिक अपक्षयन अधिक प्रभावी किसमें होता है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर में अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो ये लोहा खनिजों पर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया नहीं है? तो इनमें कौन सी नहीं है? तो अल्प सल्कन प्रक्रिया, ये क्या है? रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया नहीं है। शीत प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षयन क्रियाशील नहीं रहता है? तो इसमें भौतिक अपक्षयन है, ये क्रियाशील नहीं रहता है। रासायनिक अपक्षयन और जैविक अपक्षयन, ये क्या है? क्रियाशील रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरदित पदार्थ नहीं है? तो अपरदित पदार्थ कौन नहीं है? लोयस है, ये अपरदित पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु दशाएं जिनमें अपरदन अत्यधिक तीव्र होता है। तो जलवायु दशाएं जिनमें अपरदन अधिक तीव्र होता है, तो उसे क्या कहते हैं? गर्म एवं आर्द्र, ये दशाएं होती है, तो अपरदन क्या होता है? अधिक होता है। रासायनिक अपक्षयन में सम्मिलित है। रासायनिक अपक्षयन में सम्मिलित कौन सा है? तो ऑक्सीकरण, ये क्या रासायनिक अपक्षयन में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी को खादर और बागर आते हैं? यानी किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बागर आते हैं? तो इसमें डी राइट हो जाएगा। जलोढ़ मृदा की श्रेणी में खादर और बागर आते हैं। इसी के साथ ये क्लास हम समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है एलएम स्टडी एंड जॉब। और ये 6ठा मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद है 7वां मॉडल पेपर, जो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ मिल जाएगा। तो कम समय में, यानी मात्र 20, 25 या 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा को ध्यान में रखते कम समय में आपको अधिक नॉलेज दे रहे हैं, या फिर अधिक क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे आपको कम समय में आपका अधिक नॉलेज प्राप्त होगा। अगर कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई अपनी राय देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। भर के कमेंट कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।